हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों क्या वेनेजुएला पर हो गया अमेरिका का कब्जा। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों अब क्या होगा वेनेजुएला का, और कैसे वेनेजुएला में खुद सरकार चला पाएगा अमेरिका। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे किस प्रकार से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे रातों रात मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, और मादुरो की पहली फोटोज भी निकल कर सामने आई है, सबसे पहले दिखाएंगे। साथ ही अब आगे का क्या स्टेप रहने वाला है मादुरो को लेकर। लेकिन वही चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे, जैसे ही मादुरो की हुई गिरफ्तारी, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग उन आ गया दोस्तों पिक्चर में, और दे दिया अमेरिका को बड़ी धमकी। कह दिया मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत रिहा करो, तुरंत छोड़ो, वरना तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अमेरिका को बड़ी धमकी दी है किम जोंग उन ने। और क्या कहा दोस्तों, साथ ही चीन ने भी भड़कते हुए दो टुक कहा है दोस्तों ट्रंप से। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के समर्थन में उतरे दुनिया के इतने सारे देश। अमेरिका के साथ कौन है खड़ा, यानी कि मादुरो की गिरफ्तारी को, वेनेजुएला पर अटैक को कौन सा देश सही ठहरा रहे हैं और कौन वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। वहीं वेनेजुएला पर हमले के बाद भारत ने पहली प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। भारत का भी पहला रिएक्शन सामने आ गया है, बताएंगे भारत ने क्या कहा, वो जानना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे बीजिंग पहुंचे पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार, अब भारत के खिलाफ कौन सी नई चाल चलने वाले हैं दोस्तों। इधर चीन ने कर ली है ताइवान को हथियाने की बहुत बड़ी तैयारी। ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी सेना उतारने की योजना कैसे बना रहा है चाइना दोस्तों। वेनेजुएला पर अटैक के बाद इधर अब चाइना भी ताइवान पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत को इस संकट की घड़ी में मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, वेनेजुएला पर हो गया अमेरिका का कब्जा। बता दें वेनेजुएला पर हमला और फिर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि जब तक वेनेजुएला की सत्ता सुरक्षित हाथों में नहीं चली जाती तब तक इस पर अमेरिका का ही कब्जा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की आवश्यकता है और देश का संचालन सौंपने में अभी समय लगेगा। दोस्तों शनिवार तड़के हुए बिजली के तेजी से अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट से इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए इसे शानदार और सफल ऑपरेशन करार दिया और कहा कि अब वह अगली व्यवस्था होने तक वेनेजुएला का प्रशासन वो अपने हाथ में ले रहा है। ट्रंप ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वेनेजुएला में तेल का कारोबार पूरी तरह फेल हो गया है और बड़ी अमेरिकी कंपनियां देश में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसे कमाना शुरू करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका देश पर दूसरा और बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये एक और बड़ी धमकी, एक्सक्लूसिव धमकी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। हमला करने की तैयारी की बात कह दी। वहीं दोस्तों अमेरिका ने कह दिया है, यानी ट्रंप ने कहा है कि जब तक वेनेजुएला में सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। वेनेजुएला में फिलहाल अमेरिका सत्ता का कामकाज देखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का सफल ऑपरेशन उनके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वेनेजुएला के सभी तेल पर लगा बैन पूरे तरीके से लागू रहेगा। वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य लोग समझ लें कि मादुरो के साथ जो हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है। वहीं दोस्तों हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी, अमेरिकी कब्जे में मादुरो को लेकर ट्रंप ने जारी कर दी पहली तस्वीर जो आप सामने देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की है, जो हथकड़ी में अमेरिकी फोर्सेस की गिरफ्त में है और उनके चेहरे पर काली पट्टी बांधी गई है। मादुरो को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें घसीटकर कमरे से बाहर निकाला गया। कैसे क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो
और उनकी पत्नी स्टिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी युद्धपोत बोले तो USS आइवो जिमा पर रखा गया है और उन्हें न्यूयॉर्क लेकर जाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मादुरो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पामेला बॉन्डी ने बताया कि निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन आयात, मशीन गन और विनाशकारी डिवाइस रखने, अमेरिका के खिलाफ मशीन गन और विनाशकारी डिवाइस रखने की साजिश का आरोप लगाया गया है। वे अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय के पूरे गुस्से का सामना करेंगे। दोस्तों तो उधर आपको बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को वर्ल्ड वॉर की खुली चेतावनी दे दी। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कह दिया है कि यह कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से मांग की है कि वे तुरंत मादुरो की स्थिति सार्वजनिक करे। उन्होंने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए कह दिया कि यह दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। किम जोंग उन ने साफ कह दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अमेरिका को नुकसान और परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ, वहीं अगर बात करें रशिया की तो रशिया ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कह दिया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता यानी आर्म्ड एग्रेशन की है, जो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। रशिया ने कहा कि अमेरिका की ओर से दिए गए तर्क बेबुनियाद है और ये कदम कूटनीति के बजाय वैचारिक दुश्मनी से प्रेरित है। मॉस्को ने सभी पक्षों से तनाव बढ़ाने से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वहीं दोस्तों इस गिरफ्तारी पर चीन भी भड़क उठा। उसने अमेरिका से ऐसे हमले बंद करने की हिदायत के साथ साथ दो टूक संदेश भी दे दिया। दोस्तों बता दें, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की चीन ने कड़ी निंदा की। उसने अमेरिका के एक देश पर इस तरह से हमला करने और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की घटना पर हैरानी जताई है। चीन ने ट्रंप को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर जो किया वो गलत किया। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन एक संप्रभु देश के खिलाफ अमेरिका की ओर से खुलेआम बल प्रयोग और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई से बहुत हैरान है और इसकी कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के ऐसे दबंगई वाले काम अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन करते हैं। उसने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी फौज का ये हमला लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करे और दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन करना बंद करे। फिलहाल हमने आपको बताया दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह और रशिया और फिर चाइना ने अमेरिका के इस हरकत की कड़ी निंदा की है। दोस्तों ऐसे में आपको बताते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला टकराव के बीच कैसे तीन धड़ों में बढ़ गई दुनिया। कौन कौन देश वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़े हैं, कौन कौन अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं और कौन तटस्थ देश है। आपको बता दें, अगर वेनेजुएला के पक्ष में खड़े देशों की बात करें तो रूस, चीन, जर्मनी, ईरान, कोलंबिया, क्यूबा, चिली, मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन, यूरोपीय संघ, उत्तर कोरिया। बाकी अन्य देश दोस्तों वेनेजुएला के पक्ष में खड़े हैं। वहीं अमेरिका के पक्ष में अर्जेंटीना और इक्वाडोर खड़ा है फिलहाल, और तटस्थ देश में ब्रिटेन, इटली, इंडोनेशिया। ये तीन खेमों में बढ़ चुकी है दुनिया। अब ऐसे में जब अमेरिका पर उंगली उठने लगी तो अपने आप को फंसता देख दोस्तों अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बचाव करने का कोशिश किया। बता दिया कि वेनेजुएला पर कार्रवाई कोई अवैध कार्रवाई नहीं है। मादुरो को चेतावनी हल्के में लेना पड़ा भारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें JD वेंस ने ट्रंप एक्शन का बचाव किया वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर, कहा कि यह कार्रवाई कोई अवैध नहीं। मादुरो को हमारी चेतावनी हल्के लेना भारी पड़ा। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ की गई अमेरिकी कार्रवाई को लेकर उठ रहे अंतरराष्ट्रीय सवालों पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने तीखा जवाब दिया है। वेंस ने साफ कहा है कि मादुरो किसी भी सूरत में वैध राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि अमेरिका में कई मामलों में आरोपित एक नार्को आतंकी है जिनके खिलाफ अमेरिकी अदालतों में गिरफ्तारी वारंट जारी है। तो वहीं दोस्तों ऐसे समय में वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान जाना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कड़ा संदेश देते हुए कह दिया कि मादुरो को रिहा करे अमेरिका। वेनेजुएला किसी का उपनिवेश नहीं बनेगा। दोस्तों वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने शनिवार को एक भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को छोड़ने की मांग की और उन्हें देश का वैध राष्ट्रपति बताया। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि निकोलस मादुरो वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति
राष्ट्रपति हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया जब ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अमेरिकी देश में तड़के एक सैन्य अभियान में मादुरो को पकड़े जाने के बाद उन्हें शपथ दिलाई गई थी। रोड्रिगेज ने काराकास में राज्य टेलीविजन पर अपने भाई राष्ट्रीय सभा के प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज, गृह मंत्री डियोजडाडो कैबेलो और विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की। रोड्रिगेज ने मादुरो के अपहरण के बीच देश की रक्षा के लिए शांति और एकता का आह्वान किया और कहा कि वेनेजुएला कभी भी किसी राष्ट्र का उपनिवेश नहीं बनेगा। यानी कि दोस्तों, वेनेजुएला को उपराष्ट्रपति का क्लियरली कहना है कि हमारे राष्ट्रपति को रिटर्न करे अमेरिका। वहीं बता दें, क्या नोबेल विजेता मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता देंगे मिस्टर ट्रंप? यूएस राष्ट्रपति ने दिया तगड़ा जवाब। दोस्तों, आपको बता दें, ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या वो वेनेजुएला की नेता, विपक्ष और नोबेल विजेता मचाडो को वहां की सत्ता सौंपेंगे, इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस देश में उनका ज्यादा कोई आधार नहीं है और न ही उनकी ज्यादा इज्जत है। लेकिन वही दोस्तों, इन्होंने कह दिया कि अब वेनेजुएला में आजादी का समय आ चुका है। जी हाँ, मारिया कोरिना मचाडो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद उनके देश के लिए आजादी का समय आ गया है। मचाडो ने, जो जुलाई 2024 में मादुरो के विवादित चुनाव के बाद से ज्यादातर छिपी हुई थी, उन्होंने एक बयान में कहा कि विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुटिया, जिनके बारे में विपक्ष का कहना है कि उन्होंने चुनाव जीता है, को राष्ट्रपति के तौर पर तुरंत अपना संवैधानिक पद संभालना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने क्लियर कहा है दोस्तों, विजेता मारिया कोरिना को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। वहीं आपको अगली खबर बता दें, सबसे जरूरी खबर, वेनेजुएला पर हमले के बाद भारत की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। दोस्तों, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। बता दें, अपने भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों को वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए वहां गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे दी। विदेश मंत्रालय ने यह परामर्श उससे देश में मौजूद सभी भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि कितने की संख्या में भारतीय वेनेजुएला में रहते हैं, तो आपको बता दें, वेनेजुएला में लगभग 50 अनिवासी भारतीय हैं, यानी एनआरआई हैं, और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, हालांकि भारत की मोदी सरकार ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भारतीयों के लिए एडवाइजरी जरूर जारी करके उनको चेता दिया है कि सावधानी बरतें। अगर आप भी वेनेजुएला जा रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह ब्रह्मोस ने उड़ाए थे पाकिस्तान के एयरबेस, ठीक वही ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किया था। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जब ताकत, तकनीक और नेतृत्व एक साथ इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। ये सिर्फ युद्ध ही नहीं होता, बल्कि एक संदेश होता है दुनिया के लिए, दुश्मनों के लिए और भविष्य की रणनीतियों के लिए। ठीक ऐसा ही क्षण तब आया था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को रातों रात निस्तनाबूद कर दिया था। अब लगभग उसी पैटर्न, उसी सोच और उसी निर्णायक अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर सीधा वार कर दिया। दोस्तों, लेकिन इसमें भी भारत के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए ट्रंप ने किया, वो सारे हथियार अपने भारत के पास हैं। इनमें AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, CH-47AF चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और AGM-114 हेलफायर मिसाइलें शामिल है। ये सीमा सुरक्षा और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनों में तैनात है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत हुई है। से एक चीज तो पता चल गया है कि अगर अपना भारत भी इन हथियारों का इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान निस्त नाबूद हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जहां चाहे भारत वहां फतेह हासिल कर सकता है। क्या है इन खबर पर आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दे सबसे बड़ी और अहम जानकारी, बीजिंग पहुंचे पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार भारत पर रखने वाले हैं नजर। अब कौन सी बना रहे हैं नई प्लानिंग, बता दें। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार बीजिंग पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर इशाक डार का स्वागत अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि, चीन में पाकिस्तान के राजदूत और दूतावास के अधिकारियों ने किया। इशाक डार को साथ है वे पाकिस्तान चीन रणनीति संवाद में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक बीजिंग में इशाक डार रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की सातवीं रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस यात्रा की जानकारी दी। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत में नतीजों का असर भारत की रणनीतिक चिंताओं पर भी पड़ सकता है, खासकर सीमा सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन पाकिस्तान सहयोग के संदर्भ में। ऐसे में दोनों नेताओं की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा इशाक डार पाकिस्तान चीन राजनयिक संबंध
संबंधों के 75 साल पूरे होने की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। विदेश कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि इशाक डार चीनी विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर चीन जा रहे हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि वो साल 2026 में चीन की यात्रा करने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति होंगे। ये रणनीतिक संवाद इशाक डार और वांग यी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों वही बता दें, ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा। बता दें, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों के ईरान के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों को लेकर कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कह दिया कि अमेरिका का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो ईरानी राष्ट्र के प्रति उनकी दादागिरी को दर्शाता है, ये राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे ईरानी नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को भड़काने के समान बताया है। अमेरिकी प्रशासन के ईरान में हस्तक्षेपों के लंबे इतिहास को याद करते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उनके राष्ट्र के प्रति चिंता के दावों को पाखंड मानते हैं, जिनका उद्देश्य जनमत को गुमराह करना और ईरानियों के खिलाफ किए गए असंख्य अपराधों को छुपाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की धमकी भरी टिप्पणियों को ईरान ज़ायोनी शासन की उस नीति का अनुरूप मानता है जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव बढ़ाना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया कि किसी भी प्रकार की आक्रामकता के जवाब में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की प्रतिक्रिया त्वरित, निर्णायक और व्यापक होगी। ऐसे में इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिकी शासन की ही होगी, यानी उल्टा अमेरिका को तगड़ा जवाब दे दिया। दोस्तों ईरान ने कह दिया कि आगे जो भी कोई नुकसान होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की होगी। तो वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका के वेनेजुएला पर अटैक के बाद चीन ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी सेना उतारने की योजना बना रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। चीन जो है वो आज सुबह ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुस गया। ताइवान ने अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के आसपास चीनी विमानों की 4 उड़ानें, 6 नौसैनिक पोत और एक सरकारी जहाज का पता लगाया। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि 4 उड़ानों में से एक ने दोनों देशों के बीच की मध्य रेखा को पार कर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास परिचालन कर रहे पीएलए विमानों की 4 उड़ानें, 6 पीएलए पोत और एक सरकारी जहाज का पता लगाया गया। 4 उड़ानों में से एक ने मध्य रेखा को पार करके ताइवान के केंद्रीय वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। हमने स्थिति पर नजर रखी और कार्रवाई की। शुक्रवार को ताइवान ने अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के आसपास 6 नौसैनिक पोत, एक सरकारी जहाज और 2 गुब्बारे भी देखे। यह ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ताइवान के आसपास चीन के सेना अभ्यास पर ध्यान दे रहा है। अमेरिका का दावा है कि इससे तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले सियासी जोड़तोड़ जारी है। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के न होने से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी बोले तो एनसीपी जैसे दलों पर सभी की नजर लगी हुई है। चुनाव के करीब आने के साथ ही ये आकलन भी होने लगा है कि कौन से दल की क्या स्थिति फिलहाल चुनावी समीकरणों में चल रही है। तो आपको बता दें, CNN न्यूज 18 ने बांग्लादेश चुनाव पर एक सीक्रेट ग्राउंड असेसमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को फिलहाल सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि बीएनपी के लिए चीजें जो है वो बहुत आसान नहीं है। पार्टी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, खासतौर से अवामी लीग के वोटर के रुख को लेकर पार्टी में संशय है। असेसमेंट के मुताबिक बीएनपी और जमात इस्लामी दोनों को अभी मुख्य दावेदार माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि असली चुनावी लड़ाई पारंपरिक अवामी लीग के वोटर्स को लेकर है। अवामी लीग के वोटर पर सभी दलों की नजर है। आखिर क्यों वे इस मुकाबले में मुख्य किंग मेकर बनकर उभर रहे हैं। एक सूत्र ने CNN न्यूज 18 से कहा है कि बीएनपी के लिए मुख्य समस्या अवामी लीग का वोटर है। उस वोटर के बीएनपी के बजाय जमात की तरफ जाने की ज्यादा संभावना है। तारिक रहमान की स्वीकार्यता का मामला अभी पार्टी में है। करीब 18 साल तक लंदन में रहकर लौटे तारिक के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर्स के साथ जुड़ना एक चुनौती बन रहा है। तो वहीं आपको बता दें, जयशंकर जी के बुरा पड़ोसी कहने पर चिढ़ गया पाकिस्तान, भारत पर बढ़ दिया आरोप, सिंधु जल संधि का रोया रोना। पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के उस बयान को खारिज किया जिसमें उन्होंने एक खराब पड़ोसी देश का जिक्र किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में जयशंकर जी के कमेंट की ओर संकेत किया गया। बयान में कहा गया कि नई दिल्ली एक बार फिर ऐसे पड़ोसी के रूप में अपने रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करता है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर जयशंकर जी की इस टिप्पणियों का जिक्र नहीं किया है। हालांकि साफ तौर पर संकेत है कि जयशंकर जी के शुक्रवार के बयान की तरफ पाकिस्तान का ये जवाब था। जयशंकर जी ने कहा था कि जहां अच्छे पड़ोसी जैसे रिश्तों की भावना होती है वहां भारत मदद देता है। जब बुरे पड़ोसियों की बात आती है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आपके पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं जो बदकिस्मती से हमारे पश्चिम में है। इसी ने पाकिस्तान को नाराज कर दिया दोस्तों। इसी बयान से पाकिस्तान जो है वो नाराज हो गया और इनडायरेक्टली भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ऐसे बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो वहीं आपको बता दें, नेपाल के आम चुनाव में 80,000 सैनिकों की तैनाती, सभी हवाई अड्डों और कारागारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के हवाले। दोस्तों 15 मार्च को होने वाले आम चुनाव के लिए करीब 80,000 सैनिकों की तैनाती की जाएगी। मतदान केंद्रों के निर्धारण के बाद नेपाली सेना ने देश भर में अपने जनशक्ति परिचालन की योजना तैयार कर ली है। नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्त्रेत के अनुसार चुनाव में नेपाली सेना अपनी कुल जनशक्ति का 95% यानी लगभग 80,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सेना की कुल संख्या 96,000 है। इस समय चुनाव पूर्व की तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभ्यास और जिला स्तरीय समन्वय का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल में भारतीयों की बादशाहत को हिला तक नहीं पाया चाइना। ड्रैगन ने 5 लाख टूरिस्ट का वादा करके दिया बड़ा धोखा। दोस्तों नेपाल में भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए चीन की हर कोशिश नाकाम साबित होती जा रही है। जी हाँ, केपी शर्मा ओली के जरिए भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले चीन ने नेपाल से वादा करके उसे बड़ा धोखा दिया है। जून 2024 में चीन ने ऐलान किया था कि विजिट नेपाल अभियान चलाएगा ताकि कम से कम 5 लाख चीनी टूरिस्ट साल 2025 में पहुंचे। अब जब साल 2025 बीत चुका है तो चीन के इस ऐलान की पोल खुल गई है। चीन के तमाम दावे के बाद भी चीन से नेपाल आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के बजाय 6.3% कम ही हो गई। साल 2025 में नेपाल में 10 लाख पर्यटक आए, जो पिछले साल के मुकाबले 1% ज्यादा है। वही भारत की बात करें तो अब भी नेपाल में पर्यटकों का सबसे बड़ा विदेशी स्रोत हिंदुस्तान बना हुआ है। वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।